बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों, कुछ विद्यार्थियों ने हमसे निवेदन किया था कि नेशनल मूवमेंट के पूरे कोर्स को आप ख़त्म कर दें, उस पर वीडियो डाल दें। तो मैंने कल से नेशनल मूवमेंट पर वीडियो डालने का काम शुरू किया है। कल मैंने क्रांतिकारी आंदोलन पर वीडियो बना के आपको दिया था। आपका सिलेबस में क्रांतिकारी आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन कोर्स में है। आज मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का वीडियो आपके लिए मैं बना के डाल रहा हूँ। 1928 में गांधी जी का राजनीति में पुनः अवतरण हुआ। 1930 में नमक कानून को तोड़कर गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ मिलकर के डांडी समुद्र तट पर जाकर अवैध नमक बनाया। सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की है। एक अंग्रेज समाचार संवाददाता ने इसकी खिल्ली उड़ाई, गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की खिल्ली उड़ाई और कहा कि क्या एक सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है। गांधी को चुनौती दी कि एक केतली में पानी भर करके ब्रिटिश सम्राट को कैसे हराया जा सकता है। कलकत्ते के प्रसिद्ध पत्र स्टेट्समैन ने व्यंग में कहा कि गांधी महोदय समुद्र जल को जब तक उबाल सकते हैं तब तक कि प्रसिद्ध डोमिनियन स्टेट नहीं मिल जाता, परंतु इन साम्राज्यवादियों ने इस सविनय अवज्ञा के नैतिक प्रभाव का ठीक ठाक मूल्यांकन नहीं किया। शीघ्र ही सविनय अवज्ञा आंदोलन 60,000 से भी अधिक स्वयंसेवकों का समूह बन गया। गांधी के नैतिक आंदोलन की ताकत को अंग्रेजों ने समझा नहीं और अंग्रेजी साम्राज्यवाद के समर्थक लोगों ने गांधी के नैतिक आंदोलन के तत्वों को समझने में भूल की। सविनय अवज्ञा आंदोलन या डिसओबीडियंस मूवमेंट जो 1930 से 31 में हुआ, जो 1932 से 1934 में हुआ, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में जान फूंक दी। लोग गांधी के नेतृत्व में खड़े हो गए। 5 मार्च 1931 को सरकार और कांग्रेस में गांधी इरविन समझौता हो गया। क्या हुआ? 5 मार्च 1931 को सरकार और कांग्रेस में गांधी इरविन समझौता हुआ और वायसराय ने इस बात की घोषणा कर दी कि भारतीय संवैधानिक विकास का उद्देश्य भारत को डोमिनियन स्टेट्स देना है। गांधी जी ने भारतीय संवैधानिक सुधारों के लिए बुलाए गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया और उसी के बाद गांधी और अंबेडकर के बीच में विवाद हुआ। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन के बाद जब लंदन में हुआ, जिसमें गांधी भी गए थे, पंडित मदन मोहन मालवीय भी गए थे, अंबेडकर भी गए थे, हिंदू महासभा के सदस्य भी गए थे, वहाँ अस्पृश्यता के सवाल पर, दलित समस्या पर, अस्पृश्यों की समस्या पर गांधी और अंबेडकर में विवाद हुआ। वहाँ से गांधी निराश लौटे। 1932 में पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 1933 में उन्होंने आंदोलन की असफलता को स्वीकार किया। गांधी ने 1933 में आंदोलन की असफलता को स्वीकार किया और कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दिया और अपने आप को हरिजनों की सेवा तक सीमित कर लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन त्याग करके गांधी
हरिजनों की सेवा में लग गए, क्योंकि अंबेडकर और गांधी को हरिजनों के नेतृत्व में के समस्या पर लेकर के गांधी ने हरिजनों की सेवा में अपने को समर्पित किया। परंतु 1928 से 1934 तक के इन वर्षों में कांग्रेस का स्वरूप बदल दिया गया। अब इसमें आत्मविश्वास, गर्व और दृढ़ विश्वास कांग्रेस में आ गया था। परंतु सबसे प्रमुख बात यह थी कि अब यह सर्वसाधारण का आंदोलन बन गया। गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से कांग्रेस का आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन सर्वसाधारण का आंदोलन बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध और संवैधानिक गतिरोध। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। मित्र शक्तियों, एलाइड पावर्स ने कहा कि वे लोग संसार को प्रजातंत्र के लिए सुरक्षित रखने की भावना से युद्ध कर रहे हैं। यह द्वितीय विश्व युद्ध लोकतंत्र की सुरक्षा के संदर्भ में हुआ। इससे भारतीय राष्ट्रवादियों की आशाएं बढ़ गईं। कांग्रेस ने सरकार से अनुरोध किया कि वह अपने युद्ध के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप में घोषणा करे। अंग्रेज प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका उद्देश्य आत्मपरीक्षण, सेल्फ प्रिजर्वेशन है, और एक अन्य मंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य युद्ध जीतना है। अंग्रेज सरकार ने जनता से पूछे बिना भारत को इस युद्ध में झोंक दिया। वायसराय ने भारत की रक्षा अधिनियमों, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के अधीन विशेषाधिकार प्राप्त कर लिए। सरकार की इन घोषणाओं से असंतुष्ट होकर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 1939 में त्यागपत्र दे दिया। अगस्त 1940 में वायसराय ने सुप्रसिद्ध अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें वायसराय की कार्यकारिणी, जिसमें उस समय तक एक भी जनता का प्रतिनिधि नहीं था, को प्रसारित करने का सुझाव दिया गया ताकि युद्ध मंत्रिपरिषद, वार एडवाइजरी कमेटी बना दी जाए। इसका तात्पर्य भारतीयों को युद्ध में लाना था। इसमें यह भी कहा गया कि युद्ध के पश्चात सरकार भारतीयों के प्रतिनिधि की एक सभा बुलाएगी जो भारत के लिए संविधान बनाएगी। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्तावों को असंतोषजनक कह करके ठुकरा दिया। इसके अतिरिक्त चर्चिल ने घोषणा कर दी कि एटलांटिक चार्टर भारत पर लागू नहीं होगा, और वह प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बने हैं कि अंग्रेज साम्राज्य को समाप्त कर दिया जाए। इधर जापान भी युद्ध में सम्मिलित हो गया और उसने अंग्रेज, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड के विरुद्ध विशेष सफलता प्राप्त की। सुदूर पूर्व में जापान की सफलताओं से घबराकर अंग्रेजों ने मार्च 1942 में युद्ध मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को नए संविधान का प्रस्ताव देकर के भारत भेजा। क्रिप्स योजना के अनुसार भारत को युद्ध के पश्चात डोमिनियन स्टेट मिलेगा, ऐसी घोषणा की गई। अधीनस्थ स्टेट मिलेगा, ऐसी घोषणा, और इसके लिए भारत में एक संविधान सभा बुलाई जाएगी जिसमें अंग्रेजी भारत तथा भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। मुस्लिम लीग को प्रसन्न करने की भावना से यह कहा गया कि जो प्रांत अथवा रियासतें इस संविधान में सम्मिलित होना चाहें वे ऐसा कर सकती हैं, उन्हें एक अलग स्वशासित प्रदेश मिल जाएगा। युद्ध के दिनों में वायसराय भारतीय प्रतिनिधियों की मंत्रणा से ही कार्य करेगा। अर्थात ये योजना के अनुसार भारत में कुछ मिलने वाला था, उसी समय कुछ नहीं मिला। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को उत्तर तिथीय पोस्ट डेटेड चेक कहा और किसी अन्य व्यक्ति को जोड़ दिया कि टूटने वाले बैंकर ऑन द फेलिंग बैंक। हताश होकर के अगस्त 1942 में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें अंग्रेजों को कहा गया कि वह भारत छोड़े। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया। यह अनुरोध किया गया कि तुरंत अंग्रेजी राज समाप्त कर राष्ट्रीय सरकार बनाया जाना चाहिए। सरकार ने तुरंत सभी नेताओं को पकड़ लिया। देश में स्थान स्थान पर हिंसात्मक उपद्रव हुए। सरकार का दमन चक्र चला। लगभग 1000 व्यक्ति
भिन्न भिन्न गोली कांडों में मारे गए, बलिदान हुए। क्षतिग्रस्त लोगों की संख्या तो कई हजारों में थी। 1944 में गांधी को छोड़ दिया गया और भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव वापस ले लिया गया। 1945 में लॉर्ड वेवल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों को शिमला में के एक सम्मेलन में आमंत्रित किया ताकि संवैधानिक गतिरोध दूर किया जा सके। सांप्रदायिक गतिरोध के कारण ये प्रस्ताव असफल हुए। सितंबर 1945 में इटली ने नए अंग्रेज प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के अधिकार को स्वीकार कर लिया। एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल का शिष्टमंडल कैबिनेट मिशन, जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर थे, भारत भेजा गया। इस शिष्टमंडल ने मुस्लिम लीग की मांग की कि एक स्वशासित पाकिस्तान राज्य बनाया जाए। इसको अस्वीकार किया क्योंकि उनके अनुसार यह असाध्य थी। परंतु उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि केंद्रीय सरकार के पास केवल विदेशी मामले, रक्षा संचार रहेंगे और शेष मामले प्रांतों के पास रहेंगे। इन प्रांतों को यह अधिकार होगा कि यदि वे अपना एक छोटा सा भिन्न संघ भी बनाना चाहें तो बना ले। मुस्लिम लीग को यह योजना स्वीकार नहीं थी। उसने 16 अगस्त 1946 को एक सीधी कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन दिवस मनाने की योजना बनाई। यह सांप्रदायिक दंगे का प्रारंभ था जो बंगाल से आरंभ हुआ और फिर सनई सनई समस्त भारत में फैल गया। परंतु फिर भी 3 सितंबर 1946 को भारत में एक अंतरिम सरकार बना दी गई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। भारत में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा, कैबिनेट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्थापित की गई, जिसमें 9 दिसंबर 1946 को अपना प्रतिनिधित्व। तो इसका मतलब ये था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, 1931 और 1932, 1934 से जो गांधी ने एक नैतिक आंदोलन का स्वरूप शुरू किया, वह आंदोलन धीरे धीरे द्वितीय विश्व युद्ध, कैबिनेट मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, पाकिस्तान की मांग तक होते होते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक पहुंची। इसका अर्थ हुआ कि सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, जो नैतिक गांधी का एक नैतिक आंदोलन था, उसका प्रभाव इतना ज़बरदस्त था कि उसने अंग्रेज शासकों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक बनाने का अवसर दे दिया। तो ये जो आपको हमने संक्षेप में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव और अर्थ बताया, यह प्रभाव और अर्थ आपके सामने है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अन्य मैटर आपकी किताबों में होंगे, उसको ले करके इसके आधार पर आप एक नोट बना लीजिए और उसके आधार पर उस कोर्स को पूरा करें। और नेक्स्ट चैप्टर होगा अगले दिन पढ़ाएंगे।